हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो उन सभी महिला या उन सभी लड़कियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करके फ़िलहाल पढ़ रही है, मेहनत कर रही है। कुछ शादीशुदा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो 30-32 साल की हो चुकी हैं। हो सकता है वो वीडियो देख रही हूँ और बहुत स्ट्रगल कर रही है, परिवार को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, फिर भी स्ट्रगल कर रही है अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए। कुछ लड़कियां भी हैं जो शादी तो खैर नहीं हुई, लेकिन दिक्कत ये है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनसे मेरी बात हुई है रिसेंट डेज में कि सर मिडिल क्लास फैमिली या बिलो मिडिल क्लास से आते हैं, एकदम एवरेज फैमिली है, फाइनेंशियली बहुत वीकनेस है, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर रोज़ वैल्यूबल कंटेंट देते हैं। तो खैर, मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है और आप अपने जज्बे को बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा लगातार। एक ना एक दिन तो आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि देखो क्या होता है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते ना बोरियत महसूस करते हो। कई बार लगता भी है कि यार हम लोग ना सक्सेस हो नहीं पा रहे हैं, या हम लोग पढ़ तो रहे हैं पर कुछ याद हो नहीं पा रहा है। तो ये जो आपका प्रोग्रेस है ना, ये प्रोग्रेस आपके नेल्स जैसी है। जैसे आपके नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं, पता तो नहीं लगते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में पता लगता है कि वो बढ़ गए हैं। कुछ ऐसी आपकी प्रोग्रेस है। निरंतर पढ़ते रहिएगा। जैसे नाखून बढ़ के पता लगता है कुछ दिनों के बाद में, ऐसे ही कुछ समय के बाद में आपको अपनी प्रोग्रेस है वो दिखाई देगी। तो वैसे भी कल मैंने नोटिफिकेशन देखा था, HSSC मेहरबान है, जिसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। टाइम पे अगर एग्ज़ाम होते हैं तो मई जून जुलाई में आपके पेपर हो जाएंगे। तो निरंतर फोकस होकर तैयारी करिएगा, हड़बड़ाहट मत रखिएगा, जल्दबाजी में मत आइएगा। कोशिश करिएगा कि जितने ज़्यादा हो सके अपने सिलेबस पे फोकस करना। लास्ट ईयर जो आपके पेपरों में आया था उन पे उसी जैसे पैटर्न पे फोकस करिएगा। जिस पोस्ट को भर रहे हैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा। जहां मदद की ज़रूरत होती है वहां आप मुझसे मदद ले सकते हैं, या जो और भी अध्यापक हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। खैर, आइए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। कल आपसे एक सवाल पूछा था, तो सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथक कली कहा था। इस सवाल का ठीक आंसर था ओटाम थुलाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ये भी केरल का ही है, याद रखना। 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने इसकी स्थापना की थी। हाल ही में किसे पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखना। क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर जब बजट पढ़ाया था, लास्ट ईयर का बजट अपना संयोगवश से आज ही के दिन आया था, यानी कि 8 मार्च 2022 को आया था। इस बार तो हमारा 23 फरवरी को बजट आ चुका है। और पिछले साल ये बजट में घोषणा की गई थी कि हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुषमा स्वराज या राष्ट्रीय सुषमा स्वराज के रूप में, जो मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि वो महिला जो हरियाणा की है और उसने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी योगदान दिया है हरियाणा के लिए या देश के लिए, पर महिला हरियाणा की होनी चाहिए, उसको ये सम्मान दिया जाएगा। और इस बार ये पहली बार चुना गया है, किसको? मंजू शर्मा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मंजू शर्मा को 2012-13 के लिए जनवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर ये है कहाँ से? तो मंजू शर्मा हरियाणा के जींद जिले के गांव ढिगाना की रहने वाली हैं। 33 साल इनकी उम्र है। अब आपके मन में अगला सवाल ये होगा कि सर इनको ये अवार्ड कब दिया जाएगा? इनको ये 10 मार्च को दिया जाएगा, एक विशेष समारोह होगा वहाँ पे। अब अगला सवाल ये है कि सर कौन सा डिपार्टमेंट ये अवार्ड देगा? तो ये देगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मंत्री का नाम कमलेश ढांडा है, जो कलायत कैथल से जीती हुई है। अगला सवाल आपके मन में ये है कि सर ये इनको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? इसकी वजह है कि कोविड के दौरान इन्होंने हजारों लोगों को खुद ही मास्क बना बना के बांटे थे। इसके अलावा 60 से ज़्यादा ये ब्लड डोनेशन के शिविर हैं वो लगा चुकी हैं। इनके पति हैं, इनको बिग ब्रदर के नाम से फेमस है, उनको भी 2010-11 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिल चुका है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में एक दशक से भी ज़्यादा के टाइम पे ये दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं। जींद में किराए के मकान में ये दंपति रह रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके लोगों के लिए हेल्प करते आए हैं ये। तो इनको सम्मानित किया जाएगा, इनका नाम जो है वो चुना गया है। अब आप ये कहोगे सर इनको सम्मानित कौन करेगा? तो इनमें हिसार की आयुक्त गीता भारती मंजू शर्मा को सम्मानित करेगी, ये तुम्हें याद जरूर रखना है।
तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोगों को याद रखना है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव। हाल ही में किसे बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है किसे? प्रीतम सिवाच को। अच्छा, जब भी प्रीतम सिवाच आपके दिमाग में नाम आता है तो तुरंत आप लोग जो है ना एक जिले में पहुंच जाते हो, और इस जिले का नाम क्या है? सोनीपत है। सोनीपत यहाँ की ही एकेडमी प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी है। इसी एकेडमी से एक प्रीति नाम की खिलाड़ी निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखना है। प्रीति के अलावा साक्षी और मंजू, ये 3 खिलाड़ी है जो नेशनल टीम में शामिल हुई थी। अभी फरवरी महीने का ही करंट अफेयर था, मैंने आपको पढ़ाया हो तो आपको याद हो तो। द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है प्रीतम सिवाच को। महिला हॉकी लगातार जो है ना बढ़ावा दे रही है, और इसी के लिए ही इन्हें नई दिल्ली के अंदर एक समारोह हुआ था हॉकी इंडिया की तरफ से। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी दिलीप टर्की ने इनको ये अवार्ड या इस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोगों को ये याद रखना है। इन्होंने 1998 में अर्जुन अवार्ड इनको प्राप्त हुआ था। 2004 से सोनीपत के अंदर हॉकी अकादमी चला रही है। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता था कि अकादमी इतने संसाधन नहीं थे, हालांकि अब तो वर्तमान में 200 से ज़्यादा बेटियां यहाँ पे नियमित रूप से हॉकी का अभ्यास कर रही है, और इन्हीं की अकादमी से बहुत सारी बेटियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है, जिनमें से नेहा गोयल है, ज्योति है, निशा है, और इसके अलावा मैंने प्रीति का नाम लिया है, मंजू है, साक्षी है। ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है, इन्हीं की अकादमी की है। सर, बीबीसी के बारे में बताना। बीबीसी का मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसके महानिदेशक का नाम क्या है? टिमोथी डगलस डेवी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सर? लंदन यूके के अंदर है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 में। लंदन में आपको बता देता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। हाल ही में टॉम की रैंकिंग जारी हुई थी, उसके अनुसार यहाँ पे 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए टाइम लगता है 36 मिनट और 27 सेकंड के आसपास। और भारत 2 नंबर पे है, मतलब भारत का एक शहर है बेंगलुरु, वहाँ पे यही 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए 29 मिनट और 10 सेकंड का तकरीबन समय लगता है। मतलब दुनिया में सबसे धीमा शहर लंदन हुआ, और 2 नंबर पे हमारा हुआ बेंगलुरु। अच्छा, हाल ही में बीबीसी अवार्ड ना मीराबाई चानू को भी मिला है, जो कि वेट लिफ्टर है। इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको शायद याद हो तो मीराबाई चानू हमारे भारत की दूसरी ऐसी महिला है जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक के अंदर। पहली कौन थी सर? पहली आप लोगों को याद हो तो आंध्र प्रदेश की है, लेकिन वो यमुनानगर में है वर्तमान में। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला वीसी भी बनी, नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और दूसरी महिला मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर के ईस्ट इम्फाल की रहने वाली है। हाल ही में जारी किया गया स्टेट टास्क फोर्स का संबंध किससे है? तो स्टेट टास्क फोर्स अभी हाल ही में जारी किया गया, इसका संबंध टीबी से है। टीबी को खत्म करना, ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए ये स्टेट टास्क फोर्स जारी किया गया है। इसका गठन सरकारी और निजी डॉक्टर मिलकर करेंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि देश के दूसरे राज्यों से पहले हरियाणा टीबी मुक्त होगा, ऐसा टारगेट हम लेके चले हैं। इसके लिए एक टास्क फोर्स हमने बनाई है, एक मिशन हम लोग लेके चलेंगे, जिसमें जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग एक क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं कोई टीबी का पेशेंट आता है, तो उस टीबी के पेशेंट को हम लोग उसको ट्रैक करेंगे कि उसके क्या न्यूट्रिशंस लेवल है, कितना उसका लेवल अब टीबी का है, कितना जल्दी वो ठीक हो जाएगा, क्या उसको ज़रूरत है, या टोटल हमारे पास पेशेंट है कितने, उसे हमें ये भी पता लग जाएगा। घर घर जाके टीबी के डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करने वाले हैं। मोबाइल यूनिट बनाई जाएगी, मतलब जैसे समझते हैं ना वैन होती है, घर घर जाके टीबी के टेस्ट किए जाएंगे, जैसे एक्चुअल आंकड़े पता लग सकेंगे। भाई देखो, पता लग जाए कि ऐसा है कि 100 लोग हैं, 100 में से मान लेते हैं कि भाई 80 लोगों को टीबी है, या 80 लोगों, सॉरी इतने ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए एग्जाम्पल में भी, 80 लोग तो स्वस्थ है, 20 लोगों को टीबी है, तो पता लग गया ना कि आंकड़ा क्या है 80-20 का। इन 20 लोगों को ठीक किया जा सकेगा आसानी से। मतलब वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक टास्क फोर्स हमने गठित की है। वैसे तो देखा जाए हमारा हरियाणा का जो 85 है वो टीबी मुक्त स्कोर है, ये काफ़ी अच्छा है। नेशनल का 82 है स्कोर टीबी मुक्त का, ठीक है। और देखा ये भी जाए कि राज्य सरकार निरोगी योजना चला चुकी है। आपको शायद याद होगा तो हमारे भारत की राष्ट्रपति जी आई थी नवंबर में, जब अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव चल रहा था 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आई थी। वहीं पे उन्होंने इस निरोगी योजना की शुरुआत की थी। हालांकि इसकी शुरुआत पंचकुला से हुई है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन शुरुआत कुरुक्षेत्र से की है, जिसमें 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अब तक 2 लाख लोग इसका हेल्थ चेकअप का लाभ ले चुके हैं, मतलब बिल्कुल फ्री में लाभ ये चेकअप होता है।
जिसमें टीबी को मरीजों का भी पता लगाया जा सकेगा, कितने टीबी के पेशेंट हैं और कहाँ कहाँ पे टीबी के पेशेंट है। ये तकरीबन 63,000 से भी ज़्यादा टीबी मरीजों का सफलतापूर्वक हरियाणा में इलाज किया जा चुका है। तो नेशनल स्कोर 82 है, हरियाणा का स्कोर 85 है, ये याद रखना। वैसे ओवरऑल अगर मैं भारत की स्थिति देखने की कोशिश करूं तो भारत में स्थिति दुनिया भर के देशों में थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर कंपेयर किया जाए हमारे आस पड़ोस के देशों को। तो टारगेट है हमारा कि हम 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाएं और दुनिया भर से निकलने का टारगेट तकरीबन 2030 तक का है कि पूरी दुनिया से हम निकल जाएं 2030 तक। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं, ये भी इसी महीने में आ रहा है, 24 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ये याद रखना आप लोग। हाल ही में कहां पर हॉकी पवेलियन बनाया जाएगा? हॉकी पवेलियन बनाया जाएगा नरवाना के अंदर, जो जींद के अंदर है नरवाना, यहाँ पे हॉकी पवेलियन बनाया जाएगा। नवदीप स्टेडियम में 3 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से हॉकी पवेलियन बनाया जाएगा। यहाँ के डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी है। नरवाना के नवदीप स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉकी पवेलियन का निर्माण होगा, जिस पर 3 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जींद को आप हरियाणा का हृदय कहा करते हैं, मिल्क पावर हाउस के नाम से जरूर जाना करते हैं, ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अंतर्गत 12 मार्च से अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक हरियाणा में कहां पे होगी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये पूरे भारत के तौर पे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे बैठक होने वाली है और ये बैठक होगी पानीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का है, वो बिल्कुल ठीक है। पानीपत में कहाँ होगी सर? पानीपत के समालखा में। सर समालखा में कहाँ होगी? गांव पट्टी कल्याणा के अंदर ये बैठक होगी। 12 मार्च से स्टार्ट होगी, 3 दिन की ये बैठक होगी। देश भर के तकरीबन 1400 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। आरएसएस के प्रमुख है डॉक्टर मोहन भागवत, ये अभी 10 दिन के लिए हरियाणा प्रवास के लिए आ चुके हैं। पूरा अधिवेशन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। सर कार्यक्रम में क्या होगा? कार्यक्रम में देखो, हरियाणा में 12 साल बाद ये बैठक हो रही है, तो विशेष इसलिए है कि इसमें समीक्षा की जाएगी आने वाले संघ की कार्य योजनाओं की। इसमें कार्यकर्ता निर्माण का प्रशिक्षण है, संघ के जो भी विजन्स है इसके बारे में, शताब्दी विस्तार योजना है या देश की वर्तमान स्थिति है, उन सभी विषयों पे बातचीत की जाएगी। अभी तक के लिए टारगेटेड ये है, 14 मार्च तक चलेगी, 12 से 14 मार्च तक चलेगी ये बैठक। आरएसएस की जब भी बात आती है तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसके संस्थापक का नाम डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवारे है, जरूर याद रखना। इसका ध्येय क्या है? इसका ध्येय है भैया सीधा ही मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा। महासचिव इसके सुरेश भैया जी है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष तो मोहन भागवत है। जो ये इस तरीके से खड़े हैं ना, इसको प्रार्थना मुद्रा कहते हैं, ये जरूर याद रखना। इसको प्रार्थना मुद्रा संबंधित आरएसएस से ही है। इसकी स्थापना हुई कब थी सर? 27 सितंबर 1925 को हुई थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है, 27 सितंबर 1925 को जो है ना इसकी स्थापना हुई। कहाँ थी? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। ठीक है, चलिए सर आज का सेशन इतना ही था। कैसा था सेशन बताइए ज़रूर। और आप लोगों के लिए एक सवाल है, लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहामास है या बारबाडोस है, कैमन द्वीप है या जमैका है? बताना विस्तार से। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगले अध्याय में, तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।